तो आप सभी की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और जो भर्ती बिजली विभाग में पिछले 2 साल से अटक रही थी, फाइनली आप सभी के सामने आ चुकी है। तो वेरी वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, जो मेहनत आपने की है वैकेंसी लाने में, अब उससे डबल मेहनत करनी होगी आपको उसमें अपनी एक पोस्ट जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी मेहनत को आप और हम मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये डायग्राम देख लीजिए एक बार छोटा सा। इसमें आप जनरली जो ट्रांसफार्मर देखते हैं वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था कल आपको, ये जो ऊपर होता है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक। और ये ब्रीदर जो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, उल्टा जे आकृति का है ना, ब्रीदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लो वोल्टेज ब्रशेज है, मतलब ये तो क्या है कि जो आपका इंसुलेशन के काम का है, आपको इसको छोड़ दीजिए। मेन टैंक जो बड़ा वाला ये टैंक है, ये वो मेन टैंक होगा। ठीक है, टैंक कवर्ड है तो चारों तरफ से टैंक कवर कर रखा है। ड्रोन बोर्ड ये छोड़ दीजिए। कूलिंग ट्रफ जो अपने ये कूलिंग के लिए, हवा के लिए दोस्तों, जो डक्ट बनाते हैं ना छोटी छोटी साइडों में, तो इसमें क्या है, ऑयल भरा रहता है, वो ठंडा हो जाता है हवा की वजह से, तो बीच बीच में डक्ट रहती है। देखिए दोस्तों, जो मेन चीज बताने वाला है, आप नॉर्मली टैंक को देख लीजिए। बल्कोज रिले कहाँ लगती है, तो बल्कोज रिले दोस्तों जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के ये बीच में पाइप है ना, इसमें लग जाती है अपनी। ठीक है दोस्तों, बल्कोज रिले। चलिए, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सचिन भाई, स्वागत है। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सुमित भाई हेलो। सर आईटीआई वालों के एग्जाम नहीं होंगे क्या? भाई होंगे एग्जाम तो, बट अभी कुछ श्योरिटी नहीं है कि कब होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। अंकुर जी, आप हमारी नमस्कार तो नहीं लेते भाई, आपने नमस्कार ही अभी किया ना, पहला ही मैसेज आया है आपका दोस्त, तो नमस्कार क्यों नहीं लेंगे दोस्त, सभी की लेंगे। बहुत तिवारी जी स्वागत है। विकास भाई वेलकम दोस्त, स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आज का जो पहला बेसिक कवर आपके पास क्या है कि आप कंजर्वेटर को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इसमें से पुट अप किए जाते हैं। देखिए, यह एक छोटा तेल का टैंक होता है जो मुख्य टैंक के ऊपर होता है। अभी जस्ट देखा था ना आपने कि एक मेन टैंक था, इस मेन टैंक में से एक दो पाइप निकल रही थी, एक या दो, और इन पाइपों के बेस पे एक छोटा सा टैंक यहाँ बना रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो ये भी एक ऑयल टैंक ही होता है और छोटा होता है मेन टैंक की अपेक्षा, और मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। लाल बहादुर गुड इवनिंग दोस्त, स्वागत है। अगला क्या टॉपिक है, इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा रहता है। तो जो अपना जो कंजर्वेटर टैंक होता है ना, वो उसमें आधे में तो तेल रहता है। भाई आधे में क्यों रखा जाता है, क्योंकि आधा खाली इसलिए रखा जाता है ताकि जो मेन टैंक में अगर कोई भी दिक्कत हो और इससे अगर ऑयल निकलने की कोशिश करे तो इन पाइप के जरिए इस कंजर्वेटर टैंक में उसको जगह मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये कंजर्वेटर टैंक में आ सकता है मेन टैंक का ऑयल, इसलिए इसको आधा खाली रखा जाता है। अब जो वर्क होता है, कार्य, वो क्या होता है दोस्तों, मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। मेन चीज तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि जो अपना मेन टैंक होता है ना, उसके ऑयल की मात्रा को कम ज्यादा यही करता है दोस्तों। ठीक है, पूरा मतलब एक कह सकते हैं इसके लिए ये इसका गार्ड होता है, गार्ड इसका पूरा ध्यान रखता है। चलिए, रूपा रावत जी गुड इवनिंग, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या बोले सर, आईटीआई वाले स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए हैं, प्रमोट कर दिया है, इसका भी हमारे पास कोई भी दोस्त कह सकते हैं कि कोई अभी फिक्स नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव का स्थान देता है। तो मेन चीज वही हो गई ना भाई, स्तर को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है कि जो मेन टैंक में अगर मान लीजिए आपका तेल फैल रहा है या इसमें दोस्तों सुकड़ रहा है, तो ऊपर वाले जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें से वो तेल कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक्स भी कहा जाता है। तो एक्सपेंशन टैंक भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट अलग होता है और एक्सप्लोजन टैंक अलग चीज है। आगे देखिए, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ जाता है उस समय कंजर्वेटर टैंक मुख्य टैंक को आपूर्ति दे देता है। और लास्ट में जो है, वाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का दोस्तों जो तापमान होता है वो 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तित होता है। मेन चीज याद रखने वाली दोस्तों दो तीन चीजें हैं। ये सारे देखिए जो टॉपिक दिए ना सारे, इन सारे टॉपिक को मैं एक ही झटके में आपको कवर करा देता हूं क्या। आइए इस वापस चीज पे कवर कराते हैं फटाफट। देखिए, अब जल्दी से हाँ या ना बताते रहना, ठीक है। हाँ रणवीर कुमार जी स्वागत है। देखिए, ये होता है अपना कंजर्वेटर टैंक, जो आधा फील होता है दोस्तों किससे, ऑयल से। ठीक है, ऑयल सिंथेटिक ऑयल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सिंथेटिक ऑयल और एक नेचुरल ऑयल जिसे हम मिनरल ऑयल कहते हैं, खनिज तेल, तो कैसा भी ऑयल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब
इसके अंदर दोस्तों आधा भरा रहता है, आधा खाली रहता है। आधे में क्या रहती है? हवा रहती है, वायु रहती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब अपना मेन टैंक है, मेन टैंक में मान लीजिए अभी इसका ऑयल गर्म होता है। अब ऑयल गर्म होगा, वाइंडिंग गर्म होने से ऑयल भी गर्म होगा। अब जो टेम्परेचर होगा वो दोस्तों ध्यान रखना, 20 डिग्री से कितना था? 95 था ना। देख लीजिए एक बार वापस, 20 डिग्री से 95, बिल्कुल दोस्तों। तो जो इसका जो ऑयल का जो टेम्परेचर माना जाएगा वो 20 डिग्री से दोस्तों 95 के मध्य मापा जाएगा। ठीक है, यानी ये मेन टैंक है। अब क्या हुआ कि 20 डिग्री सबसे कम रहेगा, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑयल गर्म होगा और फैलने लगेगा, और फैला हुआ ऑयल इन पाइप के जरिए किस में जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में। और जो खाली जगह रही थी ना दोस्तों, उसमें जाके भर जाएगा। और जो खाली जगह में जो हवा थी दोस्तों, वो ब्रीदर के थ्रू कहां चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? वापस ठंडा होने लगेगा ऑयल, यानी 95 डिग्री से वापस ऑयल का टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो वापस जो कंजर्वेटर में टैंक है वो वापस मेन टैंक में आ जाएगा, और ब्रीदर के थ्रू वापस इसके अंदर हवा आ जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ गौरव कुमार जी, गुड इवनिंग मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, मीन्स ऑफ एक्सप्लोजन टैंक, मीन्स ऑफ एक्सप्लोजन टैंक मतलब जो फटने से बचाए है ना, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोज मतलब कि एक तरीके से इसको ऐसे कह सकते हैं कि फटने से बचाने वाला टैंक है एक तरीके से, या कह सकते हैं कि एक्सप्लोजन आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इसकी सेफ्टी गाइडेंस के लिए होता है ना, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। हाँ गुड इवनिंग राखी जी। चलिए देखिए आगे, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज रिले, जो ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाएगा आपके लिए। क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे सचिन भाई, थोड़ा सा बेसिक देख लो 5-10 मिनट। देखिए ग्लूकोज रिले क्या होगी? यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देती है, और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर देती है। देखिए ग्लूकोज रिले ना आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी सेफ्टी कहेंगे ग्लूकोज रिले को। ग्लूकोज रिले क्या होती है कि आपके ट्रांसफार्मर में ऑयल ज्यादा ही फैल गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो फट सकता है ना। तो फिर वो उस समय क्या करेगा? एक अलार्म बजाएगा, इंटरनल जो भी दोष मिलेगा उसके लिए अलार्म बजाएगा। और साथ ही साथ जो मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, इधर से कोई आगे से सप्लाई आ रही है इसको ट्रांसफार्मर को, ठीक है, प्राइमरी में, और सेकेंडरी में हम ले रहे हैं, तो प्राइमरी में जो सप्लाई आ रही है ना उसको हटा देगा, तो आपका ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं आएगी, तो वो ठंडा हो जाएगा। यह एक स्वचालित सर्किट होता है, यानी कि इसको आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। यह कंजर्वेटर और मेन टैंक के जो जोड़ने वाले पाइप है उसमें लगा रहता है, बिल्कुल ये आपको बता दिया है। और इसमें दोस्तों 2 फ्लोट तथा 2 मरकरी स्विच होते हैं, जो कल पूछ रहे थे ना, बिल्कुल मरकरी स्विच होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्लोट वो होते हैं जो मतलब कि एक तरीके से फट जाए या टूट जाए वो। ठीक है, तो वो किस समय काम करेगा? जिस समय आपका अलार्म बजेगा तब ये फ्लोटें वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। चलिए दोस्तों आगे टॉपिक की ओर चलते हैं, मेन टैंक को देखते हैं। मेन टैंक होता है क्या दोस्तों? जनरली कि यह ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। ठीक है सर, ड्रोन ऑफ का मतलब क्या होता है? ड्रोन ऑफ का, ड्रोन ऑफ कहाँ है इसमें? आपको एक एक चीज बताएंगे, टॉपिक वाइज आएगी दोस्त, सारी चीज आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या? मेन टैंक देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे, मेरे को पता है क्वेश्चन आंसर पे टिकते हैं आप लोग। देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है। ठीक है, और इसमें तेल भरा रहता है जिसमें क्रोड और वाइंडिंग्स होती है। भाई मेन टैंक क्या होता है? जो बड़ा टैंक अभी बताया था, इसके अंदर होता क्या है? मेनली तो क्रोड होती है। क्रोड होती है जो किसकी बनी होती है दोस्तों? या तो नरम लोहे की बनी रहेगी या सिलिकॉन स्टाइल की, है ना, और सिलिकॉन इस्पात की। और इसके ऊपर दोस्तों क्या होती है? वाइंडिंग्स रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और सारा ऑयल से डूबा रहता है। 3-4 चीजें आती हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रजेश जी गुड इवनिंग दोस्त। हेलो निशा जी, स्वागत है। गुड इवनिंग ब्रजेश भाई, गुड इवनिंग। ओके ओके, आवाज ठीक है ना? चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, ब्रीदर। बस उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर वाला। देखिए ब्रीदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रीदर क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर टैंक के रिक्त स्थान में वायु की आपूर्ति वायुमंडल की हवा से होती है। यह क्रिया लेना ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया। और कंजर्वेटर जब ब्रीदर में जो वायु प्रवेश करती है ना दोस्तों, उसमें होकर जो नमी प्रवेश करती है उसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल भरी होती है। देखिए दोनों चीज याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है ऑप्शन में, कई बार बहुत कम आता है वैसे, लेकिन आ भी सकता है, और सिलिका जेल तो है ही है सर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग ब्लू रहता है, लेकिन नमी सोखने के बाद बैंगनी या दोस्तों गुलाबी कलर हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि दोस्तों आपकी जो नमी सोखने की क्षमता है उसकी सिलिका जेल की खत्म हो चुकी है। लास्ट पॉइंट है कि दोबारा प्रयोग करने के लिए 150 या 140 भी आता है कई में है ना, 140 से 200 सेंटीग्रेड तक उसको अगर गर्म किया जाए तो वो दोबारा यूज लेने वाला लायक हमारी सिलिका जेल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 4 टॉपिक है, बस चारों टॉपिक्स को आप समझ लीजिए एक बार। चारों टॉपिक को एक बार मैं समझा देता हूं। ये देखिए आपका एक तरीके से ये हो गया, और यहां पर एक, यहां पर ये ऐसे लगा देते मान लो। ठीक है, ये वैसे तो इसमें रहता है किसमें, सॉरी ये गलत जगह बना दिया ना, वैसे तो ये इसमें रहेगा कंजर्वेटर टैंक में। अब देख लीजिए, चारों पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। आपका जो है, जो ये उल्टा जे आकृति का होता है, ये कहलाता है आपका ब्रीदर। यही होता है कि ब्रीदर, जल्दी से बताइए। उल्टी जे आकृति का ब्रीदर, कई बार आकृति पूछते हैं तो उल्टी जे आकृति बतानी है आपको ब्रीदर में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझते हुए चलना। और किससे जुड़ा होता है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए कैसे वर्क करेगा सारा प्रोसेस। यहां पर दोस्तों क्या होता है कि आपकी वाइंडिंग होती रहती है। अब वाइंडिंग जैसे ही गर्म होती है, ऑयल गर्म होता है, और ऑयल इस पाइप के थ्रू दोस्तों कंजर्वेटर टैंक में जाएगा, और जो टैंक में दोस्तों जब जाएगा तो हवा इसकी बाहर जाएगी, हवा इस ज्याकृति से यानी ब्रीदर के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, बाहर चली जाएगी। अब वापस क्या होगा कि मान लीजिए आपका टैंक गर्म कम होगा, मतलब ऑयल वापस ठंडा होने लगेगा, तो जो ऊपर गया था ऑयल फैल के, वो वापस दोस्तों किस में आएगा, मेन टैंक में आएगा। तो ये जो कंजर्वेटर टैंक है दोस्तों, इसके अंदर वापस जगह बनेगी और हवा जाएगी दोस्तों इसके थ्रू। हवा जाएगी तो यहां पर इसके पॉइंट पर एक क्या लगा रहता है दोस्तों, एक छोटा सा लगा रहता है जिसके अंदर भरी रहती है सिलिका जेल। ठीक है दोस्तों, सिलिका जेल भरी रहती है। अब ये जेल क्या, सिलिका जेल करती क्या है कि जो हवा वापस अंदर जा रही है उस हवा में से नमी को सोख लेगी और शुष्क हवा को अंदर जाने देगी, और वो शुष्क हवा कहां चली जाएगी, कंजर्वेटर टैंक में स्थापित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिलिका जेल का कलर ब्लू होता है, खराब होने के बाद ये गुलाबी कह सकते हैं, बैंगनी कलर कह सकते हैं। ठीक है, अगर वापस इसको सही करना है तो 140 डिग्री से दोस्तों 200 डिग्री तक इसको गर्म किया जाएगा और वापस इसको सही करके यूज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आ गई कि सिलिका जेल, ब्रीदर और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक और बाइंडिंग किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल राजेश भाई बताएंगे, ड्रोन ऑफ को भी बताएंगे कि ड्रोन ऑफ क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, लेकिन टॉपिक वाइज देखिए, बीच बीच में नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उसमें ना मैं आपको सारी चीज बताऊंगा दोस्त, वो लिखी मैंने है तो मैं उन चीजों को बताऊंगा भी, लेकिन एक टॉपिक वाइज। एक ही दिन में सारा टॉपिक कराएंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर नहीं रह जाएंगे। तो एक एक चीज, जैसे हमने कल किए थे, कुछ टॉपिक कल किए थे, वही बाइंडिंग्स देख ली थी, आज बाइंडिंग्स के ऊपर बात नहीं की, आज हमने ब्रीदर के ऊपर बात की है, सिलिका जेल के ऊपर बात की है। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट के ऊपर कल करेंगे। ठीक है, ड्रोन ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो सारी चीज के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। चीजें समझ में आई है, चलें फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर। जल्दी से बता दीजिए एक बार दोस्त, तैयार हो क्वेश्चन आंसर के लिए? मैं भी तैयार हो जाता हूं, पानी पी लेता हूं, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, ब्लू होती है सिलिका जेल, और पानी मतलब जो सोख लेती है, पानी सोखती है, वो नमी को सोखती है, तो पानी उसके अंदर जाता है, और पानी जाने की वजह से वो ब्लू कलर या सॉरी माफ करना, बैंगनी कलर या गुलाबी कलर में चेंज हो जाती है। दोस्तों अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भी भाई ने शेयर नहीं किया प्लीज यार एक बार शेयर कर दीजिए दोस्त, है ना। आज मैं चाहता हूं ये 40 तो क्रॉस कर जाए ना, 40 प्लस तो बिल्कुल एम एस कुशवाहा जी गुलाबी हो जाती है। चलिए आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न लेके आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो चारों अक्षर वो जो ऑप्शन थे ना, ये पॉइंट थे, चारों मैंने समझा दिए हैं। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी ध्यान रखना, सिलिका जेल के साथ साथ दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड का भी नाम याद रखना दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक ट्रिक की चीज हो सकती है। ट्रांसफार्मर में चुंबक के घटक का मान कैसे हो भाई यार। अब चिरंजीवी जी, मतलब सभी को एक चीज कह रहा हूं भाई, एक एक चीज जैसे क्वेश्चन आया तो उस चीज पे बात करो यार। अब बीच बीच में कोई कुछ पूछे कोई, तो सबका आंसर देंगे तो फिर क्लास की मतलब सारा सब कुछ गला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट में 11 नंबर। पहले पहला नंबर देखिए, 10 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज 11वें से स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, हाँ मॉनिटर आए नहीं क्या भाई, मॉनिटरों को फिर छुट्टी देनी पड़ेगी। नहीं आए तो निशा जी आ चुकी हैं, राखी जी भी आई थी, आप भी आ चुके हैं।
चलिए, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है ए पीला, बी में बोल रहा है सफेद एवं गुलाबी, सी में नीला और डी में हरा। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल, आईजी भाई, देखिए आईजी भाई भी हैं, बहुत सारे मॉनिटर हैं और मॉनिटर बढ़ते ही जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। सारे लोग मॉनिटर बन जाएंगे धीरे धीरे, तो मॉनिटर बन जाएंगे, सबके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, भाई क्लास में जाना ही पड़ेगा। आई थी राखी जी स्टार्टिंग में। चलिए बात करते हैं शुष्क सिलिका जेल का रंग, तो बिल्कुल दोस्तों ब्लू होता है। अगर दोस्तों बात करें खराब सिलिका जेल का, बोल बता दीजिए, खराब खराब सिलिका जेल का रंग होता है, अभी इसी ऑप्शन में से जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा आंसर जल्दी दीजिए। देखिए राखी जी भी हैं बिल्कुल हैं, देखिए हाँ यही हूं, बिल्कुल यही है राखी जी, सब है लोग यही हैं। बताइए दोस्तों, खराब सिलिका जेल का रंग होगा, बिल्कुल फटाफट बता दीजिए दोस्तों। आप खराब की बात आ चुकी है, देखिए इसको कह सकते हैं खराब भी कह सकते हैं, और देखो इसकी जगह क्या लिखा सकता है आपको कि आपकी ऊष मतलब क्या है कि जो नमी है, तो नमी को सोखने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, बहुत ही गजब राइट आंसर है दोस्तों, हल्का गुलाबी या सफेद तो हटा दीजिए, बैंगनी भी कह सकते हैं ना, बैंगनी, ठीक है, पर्पल कलर। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सिलिका जेल को खराब हो चुकी है, खराब हो गई, तो कलर कैसा हो गया दोस्तों, बैंगनी। अब इसको वापस सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, फटाफट लिखते जाइए। धीरज जैनी जी वेलकम, स्वागत है सभी दोस्तों का, सोनू चोपड़ा जी और सुमित कुमार जी, चलिए सिद्धार्थ तिवारी जी स्वागत है। देखिए दोस्तों आपकी बैंक मतलब आपकी सिलिका जेल खराब हो गई है, बैंगनी कलर में हो गई चेंज। अब क्या करेंगे कि वापस इसको सही किया जाए, जल्दी से बताएं दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए आप लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे यार ये क्यों लिखा रहे हैं, भाई लिखोगे तो 100% दिमाग में फिट हो जाएगी वो चीज। हाँ, राम राय मीणा जी 120 से 150 नहीं है दोस्त, है ना, ये लगभग होगा 140 से और 200 डिग्री के समथिंग। बहुत अच्छा, गरम करेंगे, गरम करनी पड़ेगी, और टेम्परेचर बिल्कुल याद रखना, बहुत बार टेम्परेचर पूछा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन देखिए, एक चीज में तीन तीन चार चार चीज कवर हो रही है ना, ऐसे करेंगे दोस्तों, है ना। हाँ, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज रिले का प्रयोग खालिस्तान जाता है वायु शीतली ट्रांसफार्मर में, तेल शीतली ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताएं दोस्तों, ग्लूकोज रिले का उपयोग कहां किया जाता है, और जो पहली बार आया है वो दोस्त जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही शानदार ट्रांसफार्मर चलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, और एक एक चीज में से हम मतलब कहते हैं ना चनी में से मनी निकालना, तो मतलब हम छोटी से छोटी चीज को भी कवर करते हुए चलेंगे, एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन निकालेंगे, तो क्वेश्चन कहां जाएंगे फिर लोग। देखिए ग्लूकोज रिले का प्रयोग, और अधिकतर मेरे भाई यहां पर बी आंसर देख रहे हैं, बहुत अच्छा, संजय बेरुआ जी बी, आपका विनोद जी, दीक्षा भाई आपका भी दीक्षा जी, और डूंगर जी आपका भी, तिवारी जी बहुत अच्छा जबरदस्त, निशा जी भी, देखिए बी आंसर आ रहा है ग्लूकोज रिले। और बहुत जार से बात करें भाई, ग्लूकोज रिले कहां लगी रहती है ग्लूकोज रिले, तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, जहां से ऑयल जाता है भैया, जब ऑयल ठंडा करने के लिए होगा तो ही तो फिर वहां पर ट्रांसफार्मर में से ऑयल निकलेगा, और ऑयल जब यूज में आएगा तो ही हमारा दोस्तों, यानी कि तेल शीतलित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित कुमार जी हेलो भाई, हेलो, ओमकार जी स्वागत है। देखिए दोस्तों बिल्कुल याद रखना, जहां पर तेल शीतलित होगा वहीं ग्लूकोज रिले काम आने वाली है। चलिए कोई नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आराम से पढ़िए, ध्यान दीजिए, है ना, बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल प्रश्न संख्या 13, फोकस करना, थोड़ा सा मिलाप करना है भाई, मिलाप करना है। ए ग्लूकोज रिले, बी एक्सप्लोजन वेंट, सी ऑयल गेज और डी ताप मापी। हालांकि तीन की बात नहीं पढ़, अभी हमने पढ़ाई नहीं की, तीन के एक्सप्लोजन वेंट नहीं पढ़ा, ऑयल गेज नहीं पढ़ा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जल्दी से बताइए, मैचिंग कर दीजिए। ए इसे प्रेशर रिलीव वाल्व कहते हैं, किसे कहते हैं, बी में देखिए ट्रांसफार्मर टैंक में तेल भरने को जो स्तर दर्शाया जाता है वो युक्ति होती है, और सी में मतलब तीन में देखा है ट्रांसफार्मर तेल का तापमान नापने हेतु, या डी यह 140 सर्किट ब्रेकर की भांति वर्क करती है। जल्दी से मैच कीजिए, जल्दी जल्दी मैच कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों।
चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और बाकी क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा, मैचिंग करनी है तो दोस्तों हम मैच करके देख लेते हैं। देखिए कि ग्लूकोज रिले क्या काम कर रही थी दोस्तों, हमने बताया था, अभी जस्ट पढ़ा था। एक स्वचालित सर्किट है, ऑटोमेटिक काम करती है। कब? जब ऑयल गर्म हो जाती है तो हीट के इफेक्ट पे वर्क करती है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट मिल जाएगा फोर्स से, यानी स्वचालित और सर्किट ब्रेकर है। एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहलाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर है और उसको रिलीज कर दिया, यानी उसको हमने हटा दिया किसी बात को, तो वो एक्सप्लोजन वेंट होगा। वैसे ट्रांसफार्मर में मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो जाता है। जब कब? जब आपकी ऑयल गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर को रिलीज करने वाला वाल्व एक्सप्लोजन वेंट कहलाता है। ऑयल गेज क्या काम करता है भाई? गेज है, नापने का काम करेगी। तो किसको नापे भाई? नाम है ऑयल गेज। वायर गेज होता है तो वायर को नापता है, ऑयल गेज है तो ऑयल को नापेगा। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर तेल में, ट्रांसफार्मर के जो टैंक में भरे तेल को स्तर को दर्शाता है। ताप मापी, भैया ताप मापी है तो तापमान नापेगी, तो ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान नापती है। तो मैचिंग हो गई अच्छे से, सबको पता लग गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए, टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान रखें अपना अपना सभी, है ना। थोड़ा सा को कोरोना और सभी चीज से, मतलब अभी बीमार होना नहीं है, ठीक है। कोशिश करो अच्छे से रहो। चलिए, तो 13 का राइट हो गया, सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई इशू? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, और ये कह लीजिए मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है बिल्कुल, कि किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है, तो प्राथमिक वोल्टता 110 वोल्टेज है। यदि V2 यानी वोल्टेज 2 25 वोल्ट है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक में वर्तनों की संख्या, यानी दोस्तों टर्नों की संख्या, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए टर्नों की संख्या क्या होगी? सुपर क्लास डूंगर, थैंक यू मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए भाइयों, चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए। किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, मतलब प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6, यानी एक वोल्टेज के बराबर आपका कितना है? 6 टर्न हो गए दोस्तों, ठीक है, क्या है? 6 टर्न है। तो आप दोनों के वोल्टेज दे रखे हैं तो टर्न निकाल लीजिए भैया। ये तो मैथमेटिक कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, इसमें आपको ट्रांसफार्मर याद रखने की जरूरत नहीं है। जिनकी मैथमेटिक नॉर्मल भी होगी वो कर पाएंगे, ठीक है। वही कहते हैं ना भाई, एक अनुपात का मतलब 10 है, तो भैया 10,000 का कितना हो जाएगा? तो बस वही है, अनुपात समानुपात वाला टाइप का ही। तो कितना है प्राइमरी का? कितना है देखिए, 110 वोल्टेज है, और 1 वोल्ट के बराबर कितना है? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660, मतलब 660। और वोल्ट V2 का है 25, और 25 का 150, 150। सही है दोस्तों, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ज्यादा इसके अंदर कोई फंडा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या है 15 नंबर, चलिए जल्दी से बता दीजिए, सिंपल सा है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणमित्र के लिए सही है? प्रणामित्र, प्रणामित्र, अपना मित्र, प्रणामित्र यानी ट्रांसफार्मर, अच्छे से याद रखना हिंदी वाले तो बताइए, ए घूर्णक युक्ति है, घूमती रहती है, या स्थैतिक है भैया एक जगह रह जाती है, या विद्युत स्थैतिक युक्ति है, या डी प्रकाशीय युक्ति है? चलिए जल्दी से बताइए, 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? युक्ति कैसी है? बहुत अच्छा, जबरदस्त, देखिए आंसर आ रहे बी। बहुत अच्छा हुकुमचंद जी, आपने वी, और आपने दूसरा वाला वी लिख दिया। गौरव भाई सी नहीं होगा दोस्त, है ना। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो एक प्रणामित्र के लिए तो बिल्कुल दोस्तों सी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत स्थैतिक का मतलब हो गया कि विद्युत आपकी एक ही जगह रहे, जबकि ट्रांसफार्मर में विद्युत एक जगह थोड़ी रहती है, विद्युत जाती है ना भाई, इनपुट आता है और आउटपुट निकाल देती है। विद्युत स्थैतिक का मतलब जहां वस्तु एक ही जगह बनी रहे, जैसे स्थिर विद्युत का अपना होता है तड़िक चालक, जो जो अपनी बादल से, मतलब जो बादल की गर्जन से, बादल की गर्जन से जो अपनी विद्युत बनती है वो स्थैतिक विद्युत होती है, उसको हम ले जा थोड़ी सकते हैं कहीं, तो स्थिर विद्युतिक वो हो गया। तो ये डिवाइस स्थैतिक डिवाइस है, ठीक है, स्थिर डिवाइस है, लेकिन विद्युत स्थैतिक डिवाइस नहीं है दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर इसका बी होगा, सी की ओर मत जाना। बस यही कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, कई बार हमारे दिमाग में हम थोड़ा यूं सोचते हैं कि यार कहीं
ये ऑप्शन क्यों दिया है, तो फिर हम उस पर सोचने लगते हैं, हमारा आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाएं। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं। और कल तो भैया आप लोगों ने मूड ऑफ कर दिया, 4 4 डिसलाइक पहुंचा दिए यार। ऐसा मत करो यार, अगर क्लास पसंद नहीं आ रही तो बता तो दो, क्या दिक्कत है ना। चलिए टॉप, बहुत अच्छा। किस प्रकार की धारा एक प्रणामित्र पर कार्य करती है? ए एसी, बी स्पंदिक डीसी, एसी डीसी दोनों, और डी डीसी। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है भाइयों। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, ये मत सोचना कि क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन ला रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या इस बार हम करेंगे इसमें 200 क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा, जब 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और अभी तो 16वां ही चल रहा है, तो पहली दूसरी सीढ़ी अच्छी लगती है, आराम से चढ़ जाते हैं। जब ऊपर चढ़ते ना तो बहुत दिक्कत आती है, तो आप ये मत सोचना, इससे ही बेस बनेगा अपना। ठीक है, और सबको बेस पसंद है, सही है ना। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अल्टरनेटिव करंट। नीरज भाई बहुत अच्छा, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट, जो करंट अपना प्लस माइनस में रोटेट रहता है। हाँ, डीसी पर क्यों नहीं वर्क करता, तो बताया था उसके लिए हमने दोस्तों थोड़ा सा आपको ना, भाई डीसी पर वर्क क्यों नहीं करता। डीसी पर वर्क इसलिए नहीं करता, मान लीजिए आपने इसको डीसी दे दिया, अब डीसी दे दिया तो यहां पर डीसी जाएगा। अब क्या होगा कि इसके अंदर दोस्तों रिएक्टेंस तो होता नहीं है, रिएक्टेंस नहीं होगा, विद्युत धारा का विरोध नहीं होगा, उसकी वजह से ये वाइंडिंग जल जाएगी दोस्त। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग चलेगी, सेकेंडरी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पूछ लेते हैं कई बार कि कोई मतलब चलता फिरता कोई आपसे पूछ ले कि भाई डीसी दे दी तो आपकी कौन सी वाइंडिंग चलेगी, आपको ये तो पता है कि वाइंडिंग जल जाएगी भाई, अरे जल कौन सी जाएगी, तो प्राइमरी जलेगी। सेकेंडरी पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीसी भाई इसमें प्लस माइनस फिक्स रहता है ना, इसमें बार बार चेंज नहीं होता फ्लक्स, ना ही कोई घूमने वाला पार्ट है, तो इसके अंदर तो प्रेरण होगा ही नहीं, इंडक्शन से कुछ इसके अंदर जनरेशन ही नहीं होगा, तो ये तो अपनी जगह एकदम झक्कास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चीजें समझनी है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल 41 प्लस 40 प्लस हो गए, थैंक यू दोस्तों। कल 50 प्लस का देखते हैं ना, कोशिश करना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य के लिए उत्तरदायी है? ए पारस्परिक इंडक्शन, बी स्व इंडक्शन। नीरज भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आज हाईएस्ट 41 हुए हैं ना, तो फिर सेंड जरूर कर देना मेरे भाइयों, है ना। चलिए, सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम, और डी इंडक्शन पर पारस्परिक, सॉरी स्वतः व पारस्परिक इंडक्शन दोनों। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 17 नंबर के क्वेश्चन का, कि ट्रांसफार्मर कौन से मतलब ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, या कौन से सिद्धांत पर अपना उत्तरदायी वर्क करता है। बिल्कुल बहुत अच्छा, तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन, सी इसका राइट आंसर होगा। भाई फैराडे ने तो दिया था विद्युत चुंबकीय इंडक्शन, अब विद्युत चुंबकीय इंडक्शन होता क्या है कि भैया ये कोई आपका वो ये कि यहां पर आपने एसी सप्लाई दे दी, अब वो सप्लाई कैसे चलेगी दोस्तों, कभी प्लस में कभी माइनस में, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, कभी प्लस इधर बनेगा कभी माइनस इधर, तो प्लस माइनस चेंज होगा, और उस चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स दोस्तों कैसा रहेगा, फ्लक्स बार बार घूमता सा रहेगा इधर उधर, इधर ध्रुवता चेंज होगी, जिसकी वजह से दोस्तों सेकेंडरी में आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी फ्लक्स घूम रहा है, इसलिए फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स की ध्रुवता चेंज हो रही है, इस वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और यही इंडक्शन का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कल बताया था ना आपको। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन। चलिए एक चीज बताइए, कल भी पूछा था, वैसे कल बता दिया था अधिकतर मेरे भाइयों को कि अपना ट्रांसफार मतलब, चलिए लास्ट में बात करेंगे उसके ऊपर, किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित कर सकता है, उच्च को निम्न में, निम्न को उच्च में, या उपरोक्त दोनों या धारा में। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल अमित कुमार जी कल 50 प्लस होंगे, बहुत अच्छी बात है, और बढ़ेंगे धीरे धीरे, आप लोग हेल्प करेंगे तो। चलिए चलिए, बहुत शानदार। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, बिल्कुल बेस बनाते जाएं, बेस अच्छा हो जाएगा तो इमारत बहुत शानदार बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बहुत एंडिंग में जरा अच्छे से समझेंगे, जहां पर फिर लोड चेंज होगा और हमारी लॉसेस भी चेंज होगी। ठीक है, अच्छे से अच्छा। देखिए बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन भी होता है, तो प्राइमरी में टर्न कम हुए
तो स्टेप अप हो जाएगा, प्राइमरी में टर्न ज्यादा हुए तो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो दोनों ही प्रकार का, लेखराज मीना जी स्वागत है आपका भी। चलिए तो डी, सॉरी माफ करना, सी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार, चीजें बहुत इजी है, चीजें समझ में भी आ रही होगी। दोस्तों एक छोटी सी चीज और कवर कर लेते हैं यहां पर, कल बता दिया था लेकिन एक बार छोटा सा वापस आपके लिए, दो मतलब आपका मान लीजिए 60 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्या है देखिए चीज कि बताया था ना वो तो, कि आपका आप कह रहे हैं कि आपका एक तो जनरेटर होता है ना, कौन सा, डीसी जनरेटर, और एक होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर भी होता है, जनरेटर भी होता है। यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर हमने सप्लाई दी तो कोई घूमने वाला भाग आएगा और वो छेदन करेगा और उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमता नहीं है, उसके बावजूद भी ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी में, कोई रीजन। चलिए पहले वाले तो बताएंगे, लेकिन जो नए दोस्त है वो बताएं दोस्तों, कि हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में तो कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, फिर भी आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, क्यों? जबकि इसमें कहते हैं कि छेदन होगा तभी फ्लक्स जनरेट होगा, बिना छेदन के फ्लक्स जनरेट नहीं होता। डीसी जनरेटर में यही कहते हैं ना कि जब आपका आर्मेचर घूमेगा तो ही उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, यानी घूमने वाला भाग। इसमें कोई भाग नहीं घूम रहा है फिर भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेकेंडरी में। जल्दी से बताइए क्यों? बहुत अच्छा, जल्दी से बता दीजिए कि जनरेटर में आपका वोल्टेज जनरेशन घूमने की वजह से होता है और यहां पर दोस्तों बिना घूमे ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है, यहां पर डीसी सप्लाई है, यहां पर एसी सप्लाई है। तो डीसी सप्लाई क्या होती है, प्लस माइनस फिक्स रहती है, तो आपका जो फ्लक्स है वो स्थिर रहेगा, तो आपका चालक घूम जाएगा। लेकिन यहां पर आपका चालक स्थिर है, वाइंडिंग स्थिर है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपकी फ्लक्स प्लस माइनस चेंज होती रहती है, क्योंकि ध्रुवता चेंज क्यों होगी, क्योंकि एसी प्लस माइनस में चलती है। ठीक है, तो ये चीज सबको पता है ना, ये चीज सबको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कि यहां पर फ्लक्स तो स्थिर रहेगा लेकिन चालक घूमता है। और आपका वोल्टेज जनरेशन भी दो ही तरीके से होगा, या तो आपका फ्लक्स स्थिर रहना चाहिए या चालक स्थिर रहना चाहिए, दोनों में से एक चीज घूमनी चाहिए। ये पता है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न संख्या 19, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो? चलिए जल्दी से बता दीजिए। ए कार्य करेंगे, बी घूमने लगेगा, सी सेकेंडरी स्लाइड पर रेटेटिंग वोल्टेज से कम वोल्टेज होगा, और डी वाइंडिंग जल जाएगी। चलिए जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा, देखिए अगर आंसर देखें दोस्तों यहां पर, ठीक है, आरपी भाई थोड़ा आपने गलत कर दिया दोस्त, सी भैया आप बोल रहे हो सी, सेकेंडरी साइड पर रेटेड वोल्टेज से कम। अरे यार वोल्टेज काम ही नहीं करता, फिर वोल्टेज जनरेशन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा दोस्त। ए अनुपम भाई घूमने लगेगा, अरे कहां घूमेगा, घूमेगा तो ही नहीं, तो बी तो कोई दे नहीं रहा। अभी जस्ट बताया था दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। कैसे? आपको पता है दोस्तों, वाइंडिंग जल जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी जल जाएगी। मान लीजिए आपने दोस्तों यहां पर ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, ठीक है, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी। प्राइमरी को आपने सप्लाई दे दी कौन सी, डीसी, तो यहां से प्लस बनेगा यहां से माइनस, और ये यहां पर रिएक्टेंस मिलेगा नहीं, ठीक है, एक्सएल एक्सी कुछ होता नहीं है, उसकी वजह से ये वाइंडिंग में ही दोस्तों क्या होगा, कोई विरोध करने वाला कुछ है ही नहीं, और रास्ते में बहुत करंट हाई जाएगी, हाई करंट से ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, जल जाएगी। कोई रिएक्टेंस नहीं होगा, रिएक्टेंस होता विरोध होता जब, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, कई भाई कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि रिएक्टेंस रिएक्टेंस क्या बताते जा रहे हैं, कुछ समझ से तो बाहर आ रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मतलब आपको एक चीज पता है, अब यहां से एक चीज कवर हो जाएगी, चीज बहुत सिंपल तरीके से देखिए, समझाना कैसे है आप देख लीजिए। हमारा मोटर होती है कौन सी, डीसी की मोटर, एक बार सुन लीजिए, डीसी की मोटर होती है दोस्तों, डीसी की मोटर होती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका आर्मेचर को हम सप्लाई देते हैं, आर्मेचर को सप्लाई देते हैं ना, डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन जैसे डीसी सप्लाई देते हैं तो इस आर्मेचर में क्या जनरेट होता है दोस्तों, बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ।
अब आप कहते हैं कि बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो ये जल जाएगी, यही कहते हैं ना भाई। जब बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो मोटर का आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो यहां पर बैक ईएमएफ काम करता है बचाने का। ऐसे कैसे देखिए दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें और ये प्राइमरी हो गई है ना, ये हमारी सेकेंडरी हो गई दोस्तों। यहां पर हमने सप्लाई दे दी, मान लो डीसी, यहां पर सप्लाई गई, यहां पर कोई बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, बैक ईएमएफ नहीं होगा, ना ही इसके अंदर रिएक्टेंस है, ठीक है। अब तो ये जल जाएगा। लेकिन मान लीजिए एसी देते हैं, उस समय क्या होता है, एसी सप्लाई दे दी, एसी, एसी का मतलब फेज ऊपर दे दिया, न्यूट्रल, तो दोस्तों क्या होता है, एसी सप्लाई भी जाएगी, तब भी जल सकता है, लेकिन तब नहीं जलेगा, तब इसके अंदर बैक ईएमएफ के रूप में क्या जनरेट हो जाता है, एक्स, यानी रिएक्टेंस बन जाएगा, जो धारा का विरोध करता है मान का चेंज होना। तो समझ में आ गई ना भाई, यहां पर बैक ईएमएफ क्या बनता है, एसी के अंदर बैक ईएमएफ की तरह काम करता है रिएक्टेंस, और जबकि डीसी में अंदर बैक ईएमएफ होता है, ये समझ गए चीज को। तो यहां पर एसी देने पर क्यों नहीं चलती है, क्योंकि रिएक्टेंस मौजूद हो जाता है एसी सप्लाई के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंस मौजूद होता है, और जिसकी वजह से ये बाइंडिंग आपकी जलती नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसलिए आप कहेंगे कि डीसी देने पर रिएक्टेंस खत्म हो जाएगा, बैक ईएमएफ के अंदर जनरेट नहीं होगा। भाई बैक ईएमएफ क्यों नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है बैक ईएमएफ के लिए, तभी तो जनरेट होगा, कोई घूमने वाला भाग होता है उसमें बैक ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन चलिए, चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, एक बार यस नो करके बताएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक्सएल एक्सी नहीं पैदा होता है, वो तो आपको एसी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर एक्सएल एक्सी पर डालने लग गए तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, एक्सएल भी बताने लग गए। भाई एक्सएल और एक्सी दोनों फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करते हैं, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए डीसी में एक्सएल और एक्सी नहीं मिलते, और उसकी वजह से हमारी ये मोटर जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चीज समझ गए। चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, समझाने की तो पूरी पूरी कोशिश है, वाक्य आप देख लीजिएगा, थोड़ा भी अगर मिस होता है तो आप रिवाइंड कर लेना क्लास को। देखिए, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, ए विद्युत धारा एवं वोल्टता, बी शक्ति एवं वोल्टता, सी शक्ति एवं आवृत्ति, और डी शक्ति एवं विद्युत धारा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बहुत धड़ल्ले से आ रहा है, और आंसर आ रहा है सी, शानदार। प्लीज थोड़ा सा फोकस करें स्टडी पे, बाकी सबसे निशा जी आप भी थोड़ा है ना देख लीजिए, अभी स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है, बाकी चीजें बाद में देख ला ना, प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये होता है सी। अब सी में क्या क्या दे रखा है, शक्ति और आवृत्ति, तो भाई फ्रीक्वेंसी तो आपकी चेंज कहां होगी, जहां पर आपका जनरेशन रहता है, बिल्कुल यही बात होती है ना भाई। आपका ट्रांसफार्मर इसको चेंज नहीं करेगा, अल्टरनेटर से होगी। और पावर क्यों नहीं चेंज होती, पावर क्योंकि P बराबर होता है दोस्तों V इंटू आई। तो आपका अगर वोल्टेज बढ़ गया दोस्तों तो करंट कम हो जाता है, और करंट बढ़ गया तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो प्राइमरी मान लीजिए, आप कहते हैं कि एक तो स्टेप अप हो सकता है, एक डाउन हो सकता है ना। अब स्टेप अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर अप होगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, और वहां पर दोस्तों करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, भाई वोल्टेज ज्यादा करंट कम हो जाएगी। लेकिन डाउन में उल्टा हो जाएगा, वही आपकी वोल्टेज कम हो जाएगी दोस्तों, और करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यानी करंट और वोल्टेज एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा घट जाए, मतलब दूसरा घटेगा, तो एक दूसरे से मैनेज कर लेते हैं, और P बराबर V इंटू आई मिलकर दोस्तों पावर बन जाती है, इसलिए पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को किससे जोड़ा जाता है दोस्तों, ए विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, बी लोड से संयोजित करते हैं, सी शॉर्ट सर्किट से संयोजित करते हैं, और डी हमेशा ओपन रखते हैं। जल्दी से बताएं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 आप सभी के सामने आ चुका है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को क्या किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आ रही हुई तो अभी अभी आप लोग बिल्कुल देखिए, पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए यार, अभी तो 2-4 लाइक मिले। अरे 41 लोग अभी अपने दिख रहे हैं मुझे लाइव, तो कम से कम लाइक तो कीजिए दोस्तों, अगर पसंद आ रही है तो देखिए लाइक मारते जाएं और वीडियो देखते जाएं। देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग तो बिल्कुल सिंपल सी बात है,
प्राइमरी मैंने बताया था ना, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में दोस्तों, ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है अपना, प्राइमरी किससे जुड़ी होती है, जहां आगे से लोड सप्लाई आ रही है तो स्रोत से जुड़ी होती है। किससे, ए स्रोत से। अब वो दोस्तों प्राइमरी के लिए पूछा तो आपने बताया स्रोत से, लेकिन सेकेंडरी यदि पूछा जाए तो बताइए कि सेकेंडरी, अगर मान लीजिए आपको कह दे कि प्राइमरी नहीं कि सेकेंडरी, आप बता दीजिए आंसर इसी में से। सेकेंडरी के लिए बताइए दोस्तों, सेकेंडरी कौन किससे जुड़ी होती है। प्राइमरी आपको पता लग गया आपका स्रोत, यानी कि अल्टरनेटर या आपका जो पीछे से कहीं से सप्लाई फीडबैक आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी, बिल्कुल बहुत अच्छा, जबरदस्त। देखिए राइट आंसर हो जाएगा लोड से, आपका लोड से जुड़ेगी सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब आपका जो लोड, आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो कहां से आ रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग से। और आपके ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई आ रही है वो कहां से आ रही है, वो प्राथमिक वाइंडिंग से आ रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। स्टेप अप और स्टेप डाउन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सेम रहती है। चलिए जबरदस्त, लाइक करते रहें और शेयर भी कर देना दोस्तों। चलिए 42 की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता, देखिए द वर्ल्ड की मोस्ट एंड मोस्ट ये है मशीन जो कि दक्षता एफिशिएंसी सबसे अच्छी एफिशिएंसी देती है दोस्तों, है ना, दक्षता। तो मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी मशीन है जिसकी एफिशिएंसी दक्षता बहुत अच्छी होती है। तो कितनी अच्छी हो सकती है बता दीजिए। ए 60 से 70%, बी 70 से 80%, और सी में 20 to 30%, डी में 95 to 90%। चल जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन सरल है क्योंकि अभी सेकेंडरी क्लास है भाई, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अभी अपन को इस क्लास के अंदर ट्रांसफार्मर की। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा 95 to 90%। तो एफिशिएंसी का अच्छे से याद रखना। और एक इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सभी दोस्त से पूछना चाहूंगा कि अगर दोस्तों ये कह दे आदर्श, ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर, तो आपका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछ ले तो फिर क्या होगा। बस यही दो क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बिल्कुल दो क्वेश्चन बन गए आपके, और ये आपकी एफिशिएंसी पर दो ही क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल देखिए आदर्श लिख दिया है, आदर्श का मतलब आइडियल, सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और सबसे बेस्ट का मतलब भैया 100% हो गया ना भाई, ये इंसान अच्छा है मतलब इसमें बुराई 1% भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो होता नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हर मशीन में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं उसके। ठीक है, लॉसेज भी बात करेंगे, लेकिन 100% होता नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, तो 100% होती है। बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 की ओर दोस्तों। देखिए एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है। एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है। ए जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, बी जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक हो, और सी जो करंट के मान को घटाता है, और डी उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा। एक मेरे भाई ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, मैं निकल गया बीच में और डिलीट मार दिया शायद उन्होंने क्वेश्चन। चलिए एक बार जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं। बहुत अच्छा। रमेश यादव जी स्वागत है भाई आपका भी। चलिए नए दोस्त जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना मेरे भाइयों सभी को ना। देखिए उच्चायक का मतलब हो गया दोस्तों स्टेप अप, ठीक है, अप यूपी है ना। और अपचायक, देखिए ऊ आता है अपचायक हो गया, और ए आता है तो उच्चायक यानी डाउन। ठीक है, तो स्टेप और स्टेप डाउन के लिए पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जल्दी से अभी देखिए, अगर लगभग देख रहे हैं तो डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन क्यों आ रहा है देखते हैं। चलो देखिए हम बताते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी। भैया स्टेप अप है, स्टेप अप के लिए पूछ रहा है, तो यहां पर दोस्तों क्या होंगे, टर्न ज्यादा होंगे। पहली बात, वोल्टेज भी ज्यादा होगा प्राइमरी की अपेक्षा, और करंट क्या होगी दोस्तों, कम होगी, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा, हमने पहले ही बता दिया कि वोल्टेज जहां ज्यादा वहां करंट कम हो जाएगी, जहां करंट कम है वहां वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। तो टर्न ज्यादा रहेंगे क्योंकि टर्न और वोल्टेज इक्वल चलते हैं, और करंट वोल्टेज का उल्टा चलती है, विलोमानुपाती होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एक ऑप्शन को देख लेते हैं। एक में देखा है कि जो वोल्टेज का मान बढ़ाता है, बिल्कुल, तो सेकेंडरी वोल्टेज का मान बढ़ाएगी, यानी स्टेप अप बन गई है। जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से ज्यादा हो, प्राथमिक से ज्यादा फेरों की संख्या ज्यादा होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये भी सही हो गया, टर्न ज्यादा होंगे। जो करंट का मान कम हो, भैया वोल्टेज ज्यादा होंगे तो टर्न ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि पावर तो हमारी सेम चलेगी ना, पावर दोनों साइड सेम चलेगी। और डी इसका उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी। बहुत अच्छा, तो बहुत ही शानदार आप सभी के आंसर हैं,
सर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी ज्यादा होगा ना? नहीं निशा जी, करंट ज्यादा नहीं होगा उस समय। अभी मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा करंट ज्यादा क्यों नहीं होता है। सर लाइक कहीं नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक के लिए बोलो। लाइक कर देंगे दोस्त, जिनको पसंद आती जाएगी लाइक कर देंगे। सर आप कहना अच्छा ओके 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 ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आप समझा देता हूं। ये राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब डी, अब देख लीजिए दोस्तों, एक चीज छोटी सी मैं बताना चाहूंगा आपका, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, फटाफट सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए कोई बात नहीं, चलो लाइक डिसलाइक पे बाद में फोकस करेंगे, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो। देखो दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लो, हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता। इस चीज से सब सहमत है ना भाई? पावर चेंज होती है कि नहीं होती? नहीं होती ना। अभी जस्ट पढ़ाई थे क्वेश्चन में कि पावर और अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, पी पावर चेंज नहीं होती ना। जल्दी से बताए, सब सहमत है इस चीज से? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को भी। तो पी इधर देख लीजिए, पी बराबर वी इंटू आई, ठीक है। चलिए P बराबर V इंटू आई। अब देखो दोस्तों एक चीज सुन लो, अगर पावर यहां पर मान लीजिए, अब इमेजिन करके चलते हैं क्वेश्चन को, आपका पावर 10 है, ठीक है, और V का मान मान लीजिए आप 5 है, तो I का मान 2 होगा, तभी तो ये चीज सॉल्व हो पाएगी ना। तो 10 बन गया, इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। अब पावर यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर आपका चाहे वोल्टेज करंट कुछ भी हो, लेकिन पावर तो यहां भी 10 रहेगी दोस्तों। भाई पावर तो यहां पे भी 10 रहनी चाहिए, तभी तो पावर सेम रहेगी। अब आपने मान लीजिए ये स्टेप अप है, वोल्टेज कर लिया 6, वोल्टेज कर दिया 6, तो भाई करंट को कम करना पड़ेगा दोस्तों 2 से, नहीं तो 12 हो जाएगा भाई, 2 रह जाएगी। तो करंट कम होगी तब जाके कुल 10 रखना है, तो मतलब 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई, 5 6 5 7 जो भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पावर सेम रखनी है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। तो एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पावर इक्वल रखनी है, पावर इक्वल रखनी है, ठीक है। नीरज ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि करंट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, करंट नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया क्या भाई? पावर इक्वल रखनी है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कर हो जाती है वो। चलिए अच्छा, चलिए लास्ट में पूछेंगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी 2 3 क्वेश्चन और हैं, इनको भी फ्री कर देते हैं। 24 पे आइए, चलो 24 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कुंडलियां, अब बस उसका ही जैसा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ए में प्राथमिक कुंडलियों की अपेक्षा कम शक्ति होती है, बी की वोल्टता में ज्यादा होता है, ठीक है, में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम करंट होगा, या दोस्तों में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में क्या होगा? स्टेप डाउन है तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा दोस्तों? बस आरपी भाई फास्ट ही चल रहे हैं दोस्त, है ना? बिल्कुल जल्दी से आंसर दे दीजिए आप सब लोग। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और मैच करके चलना कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में बस, फिर में से तो आगे सब लिखा है, बिल्कुल। चलिए चलिए, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन मतलब कि सेकेंडरी में वोल्टेज कम होंगे, वोल्टेज कम तो धारा ज्यादा, निशा जी धारा ज्यादा हो जाएगी, धारा कम नहीं रहेगी तो सी गलत हो जाएगा। वोल्टता प्राथमिक से ज्यादा, भाई ज्यादा नहीं होगा क्योंकि स्टेप डाउन है, तो वोल्टता प्राथमिक से ज्यादा ही नहीं हो सकती। में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम शक्ति, भैया शक्ति तो घटती बढ़ती नहीं है, शक्ति घटती बढ़ती नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो राइट बच गया दोस्तों डी के द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होंगे। यानी द्वितीयक में दोस्तों आपके 5 टर्न है, तो प्राइमरी में हो सकते हैं 8 10 12, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी। चीज समझ गए? चलिए जल्दी से बता दीजिए, डी रहेगा ना सही? चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है 25 नंबर का, कि वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन इस्पात, डी लकड़ी और सी लकड़ी, और डी हार्ड आयरन। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होने वाला है? वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग में आती है, बिल्कुल सिलिकॉन के साथ मिलती है दोस्तों अपनी स्टील,
ठीक है, सिलिकॉन के साथ स्टील मिलाते हैं। और सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं? हिस्टेरिसिस लॉसेज को कम करने के लिए। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा दोस्तों बी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक चीज और ऑप्शन आ सकती है, वो ध्यान रखना। देखिए, नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा, इसको भी यूज ले लेते हैं। तो ये चीज या तो नरम लोहा आ जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो सॉफ्ट आयरन भी आ सकता है और सिलिकॉन इस्पात भी आ सकता है। अगर सिलिकॉन इस्पात ऑप्शन में नहीं है तो आप नरम लोहे को यानी सॉफ्ट आयरन को कर सकते हैं, और यदि सिलिकॉन ये अगर ऑप्शन में है तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी? अब एक चीज छोटा सा मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलो ठीक है। ठीक है, स्टेरिसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए आप मिलाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटी सी चालो बात सुन लीजिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर जाना। अब तो आप सुन लीजिए एक छोटा सा, कि आप देखिए दोस्तों, आपने जो हाई टेंशन लाइन होती है, हाई टेंशन लाइन 33 kV है ना, और 11 kV, वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, है ना, 33 kV और 11 kV। भैया आपने कहीं सुना है कि 33 kV कहीं और 11 kV कहीं यूज आती है? कहां यूज आती है बता सकता है कोई? 33 kV, 11 kV, 66 kV जो चलती है दोस्तों, है ना, 66 kV भी चलती है ना, और 132 kV भी चलती है, 132 kV। तो ये केवी कहीं एक साथ यूज आती है? कोई मोटर जनरेटर में कहीं आती है क्या? कोई बताएगा? ज्यादा टर्न किस में होते हैं? जिसमें वोल्टेज ज्यादा आता है स्टेप अप में, है ना, वोल्टेज मतलब टर्न ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, स्टेप अप बन जाएगा। अगर वो टर्न कम है तो वोल्टेज भी कम रहेगा। टर्न पर ही वोल्टेज निर्भर करते हैं। अगली क्लास में और अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बात करें तो देखो दोस्तों, ना तो आपका 132 kV कहीं यूज आता है डायरेक्ट, ना 33 kV यूज आता है, ना 66, ना 11 kV। यूजेबल जो करंट है, बिल्कुल लिख दिया है एक मेरे भाई राम राय मीणा जी ने, कि 415, ठीक है, या 440, यानी कि सिंपली बात है कि 3 फेज, 3 फेज यूज आते हैं। राधे राधे भाई जावेद भाई, अब तो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों यूज आते हैं, या आता है आपका 220 या 230 को जिसको हम कहते हैं, यानी कि सिंगल फेज। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके की सप्लाई हम यूज लेते हैं, ये दोनों। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे कि यार 132 kV क्यों बढ़ाते हैं जबरदस्ती, 33 kV क्यों लेके जाते हैं? भैया जब हम 440 ही यूज करेंगे, 230 ही यूज करना है, तो फालतू इतनी बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन इतना खर्चा क्यों करती है गवर्नमेंट, कि बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन जाती रहती है ना, और बहुत जगहों को उसमें वो मतलब बहुत जगह खराब होती है उनके नीचे वाली, यूज नहीं आती ना वो जगह, बहुत कम जनरली यूज नहीं आती है, ठीक है, इस वजह से। तो अब आप सोच सकते हैं क्यों, तो क्यों, क्या कोई बताएगा क्यों नहीं यूज ले रहे? चलिए जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्यों यूज लेते हैं कि 33 kV, 66 kV हम जो जनरेशन में लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं, लेकिन जो आप कहते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़ी लाइन, तो वो क्यों लेके जाते हैं दोस्त, कोई बताएगा? वोल्टेज ड्रॉप भाई इतना भी नहीं होता चिरंजीव मेरे भाई, कि 33 kV का वोल्टेज ड्रॉप के भैया लास्ट में जाके 440 ही बचे। वोल्टेज ड्रॉप नहीं, इसका सही आंसर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। गुड इवनिंग मैथ एंड साइंस एकेडमी चैनल मेरे भाई, कोई बताएगा और कोई प्लीज? बहुत अच्छा, देखिए कोशिश की आपने, बहुत अच्छी बात है। फॉर्म फैक्टर ना ना जावेद भाई, ये कोई इससे जुड़ा हुआ नहीं है। और कोई स्टेप अप करने के लिए, स्टेप अप तो क्या भाई, पे स्टेप अप करने की जरूरत क्या है भाई? 440 यूज में लेना, 33 kV क्यों लेके जा रहे हो, कम क्यों नहीं लेके जा रहे? बहुत अच्छा, देखिए एक भाई ने दिया है लागत कम करने के लिए। लागत कैसे कम करेंगे? हाँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में विभवांतर, क्योंकि चलो चलो एक, चलो अब मैं बता देता हूं, सुन लीजिए, चलो एक मिनट सुन लीजिए अब सारे दोस्त। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज हो, ठीक है, क्वेश्चन बैक, क्वेश्चन ये था कि जो हाई टेंशन लाइन चलती है ना वो दोस्तों बड़ी बड़ी, उसमें 33 kV यूज लेके जाते हैं, 33 kV यूज करते हैं, जबकि हम 440 से ज्यादा यूज ही नहीं करते। तो इस 33 kV को काहे लेवा हम इतना बड़ा बना रहे हैं? हम 440 की जगह 500 वोल्टेज बना के चलते ना भाई, 50 ड्रॉप हो जाएगा तो हम यूज कर लेंगे 440। तो ये 33 kV, 66 kV, 132 kV क्यों इतना बड़ा बड़ा? तो उसके लिए मैं बता देता हूं, ठीक है, बताएं क्या फिर? चलो, या फिर क्लास को भी खत्म करें, या बताएं, फिर कल बताएं। हाँ, मोहर सिंह जी गुड, थैंक यू दोस्त।
नहीं, ये आरपी भाई थोड़ा सा नहीं, बता दो, चलो चलो अभी बता देते हैं, चलो है ना, सस्पेंस नहीं रखना है। सुनो तो सुनो, क्लास मतलब वीडियो शेयर करना है, इस वजह से बता रहा हूं, अब ये देख लो, अब है ना, कर देना यार भाइयों, देख लो अब मेरी बात सुनो। कि आप देखिए, अब सुन लीजिए, चलो आप कमेंट्स मत कीजिए, अब सुन लीजिए मेरे सारे भाई। कब होगी एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं है दोस्तों अभी, कि आपने अभी अभी जस्ट देखा ट्रांसफार्मर है कि पी पावर देखी, कि पावर कभी भी बदली नहीं जा सकती, है ना। आपको पता है दोस्तों, अब यहां ना करते जाना, अब बस हाँ ना करना है बस। देखो एक बार सुन लीजिए, कि आपका देखिए ये ट्रांसफार्मर है, देखो मैं आप बहुत मतलब मेरे तरीके से समझा रहा हूं, हाँ बता रहा हूं बिल्कुल, ये ट्रांसफार्मर है, यहां पर पावर थी मान लीजिए 50, है ना, 50 पावर थी, और वोल्टेज था मान लो मतलब दोस्तों कि 10 वोल्टेज था, तो करंट कितनी रह गई दोस्तों, आई कितनी रहेगी दोस्तों यहाँ पर 5, चीज है ना, एक एक चीज देखिए, आराम आराम से जब आप चीज कवर करोगे 5 आई हो गई, दोनों चीज समझ में आएगी, पावर बनी 50, वोल्टेज बना 10, और आई बन गई 5। अब मैं यहां चला, इसी वोल्ट वही पावर तो कितनी रहेगी भाई, 50 ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप, पावर चेंज नहीं होगी। अब आपने क्या किया दोस्तों, कि वोल्टेज मान लीजिए आपने स्टेप अप कर दिया, और वोल्टेज पहुंचा दिए दोस्तों 40, क्या पहुंचा दिए 40, तो करंट क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 थोड़ी रहेगी, फिर करंट करंट पहुंच जाएगी दोस्तों 1.2, है ना, 12 चौक 48, 1.25 कुछ ऐसा है ना, ये पहुंच गई, करंट कम हुई, हो गई करंट कम। अब बस ये चीज समझ में आ गई, चीज समझ में आ गई तो एक बार बताएं, ये चीज समझ में आ गई कि कम हो रहा है। लेखराज जी, बिल्कुल करंट कम हो गई, यस कर दो जल्दी जल्दी से, बिल्कुल चीज एक एक स्टेप बाय ऐसी समझ में आएगी, भूलोगे नहीं कभी भी। ये हो गया कम। अब चलते हैं चलो आगे, ये चीज यहां समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, जनरली होता क्या है, कि कोई भी मोटर होती है, अब अपनी कोई घर में मोटर यूज ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे मेरे पास ये पंखा है कोई, एक कोई सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है, तो ये कब जलेगा, कब दोस्तों, ये कब जलता है दोस्तों, जब इसमें करंट ज्यादा आएगी। भाई मोटर कब जलती है, कोई भी मोटर होती है, जब कब जलती है, मोटर कब जलेगी, जब उसके अंदर करंट ज्यादा आएगा, हम कहते हैं ना भाई यार इसने तो करंट ज्यादा ले लिया तो इसकी बाइंडिंग जल गई, ठीक है, करंट जल गई, करंट आने से मोटर जल गई। दोनों चीज क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखना, ये दो चीज अब आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब आपका मान लीजिए, आपने मान लीजिए 33 के बी यहां से पहुंचा रहे हो, 33 के बी पहुंचा रहे हो दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है ना भाई, 132 के बी है, ठीक है, 132 के भी है, तो करंट तो दोस्तों इसमें क्या होगा, बहुत ही नगण्य, मतलब 0.2 0.5, बहुत नगण्य कम। क्यों भैया, आपने बोला एक ट्रांसफार्मर लिया, और यहां से क्या किया दोस्तों, यहां पर 440 था इसका वोल्टेज, और हमने इसको 440 को किस में चेंज किया, 33 के बी 11 के बी में मान लो, भैया 11 के बी बना दिया, तो 440 में वोल्टेज, ठीक है, पावर मान लीजिए, पावर बता रहा हूं ना, अब इसके अंदर पावर कुछ ना कुछ होगी, मान लो पावर इसकी 1000 पावर है, तो 440 वोल्टेज कुछ बचाओ करंट, अब 1000 ही यहां बनाना पड़ेगा, तो यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा रहेगा और करंट बहुत ज्यादा कम। तो सिंपल सी बात है, कि जो हमारा वायर चलता है ना भाई, मोटा वायर यूज नहीं लेना पड़ेगा ज्यादा, है ना, तो इसके लिए क्या है कि करंट कम से कम हो जाएगी, और जो जलना होगा ना कोई वायर, तो वो जलेगा नहीं, ठीक है, करंट को कम से कम किया जाता है, करंट कम से कम हो जाएगा, तो हम आराम से हाई वोल्टेज करके उसको मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, और वायर कभी भी जलता नहीं है। बहुत छोटे वायर होते हैं, देखिए आप देखना, ज्यादा मोटा नहीं होता वो वायर, और उसके अंदर इजीली आप 33 के बी लेके चले जाते हैं, जबकि 33 के बी के लिए घर में अगर उसको अगर करंट के लिए यूज में लेना तो बहुत ज्यादा करंट लेता है 33 के बी में, इसलिए कहेंगे कि करंट वहां पर हो जाता है नगण्य, वहां सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज चलता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, करंट की वैल्यू कम करने के लिए 33 के बी 11 के बी को हम ले जाते हैं, और उसकी वजह से वो जो चालक होता है ना, वो खपत कम करता है, वो जलता कम है, सस्ता पड़ जाता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही कम करंट हो जाएगा, और करंट कम करने होने की वजह से जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो करंट वोल्टेज को लेके जाएंगे वो आसानी से चले जाएगा, और लागत कम आएगी। मेन चीज होती है लागत को कम करना, ठीक है दोस्तों। तो बस चीजें और अच्छे से समझेंगे, ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया, थोड़ा थोड़ा जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान मतलब पता होगा ना, वो चीज को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। सर, वोल्टेज में धारा में क्या अंतर होता है, वोल्टेज और धारा में अंतर,
वोल्टेज और धारा में अंतर दोस्त, फिर एसी थ्योरी पढ़ाई थी उसमें देख लेना है ना एक बार, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज और धारा में बिल्कुल अंतर पता लग जाएगा आपको। सर्जी चालक किसका होता है? चालक एल्यूमिनियम यूज में लेते हैं जनरली उसमें दोस्त, है ना। हाँ, पेपरों के बारे में कोई डिटेल नहीं है अभी, है ना, कि आईटीआई वालों के कोई पेपर नहीं है। एसी थ्योरी में सब क्लियर है, मैथ एंड साइंस वाले दोस्त, है ना, उसमें जाके देख लेना। बहुत मतलब यहाँ पर फिर अभी 15 मिनट 20 मिनट लग जाएगी उसको समझाने में। चलिए तो गुड नाइट दोस्तों आज के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर जाना। लाइक कितने हो गए कुछ पता है क्या? बढ़े क्या लाइक वाइक? अरे बढ़ा दो यार। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं दोस्तों कल की शानदार क्लास में। कल और क्वेश्चन ज्यादा लाएंगे थोड़े, ठीक है, कल 25-30 क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़ा थ्योरी कम लाया करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में।